अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं। पंजाब में सरप्राइज़ दिया, सबसे पहले एतमाद का वोट उस पे सरप्राइज़ किया अपोजिशन को, फिर असम्बली तोड़ दी। अब केपीके की जो असम्बली है वो तोड़ने जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये वो आखिरी सरप्राइज़ थे जो इमरान खान दे चुके हैं। लेकिन अगले चंद घंटों में खान साहब कुछ और बड़े सरप्राइज़ देने जा रहे हैं इन लोगों को, और वो सरप्राइज़ इनकी जो है टांगें काँप जाएँगी। वो जो काँपें टाँग जाएँगी ना, वो सच्ची-मुच्ची काँप जाएँगी। तो अब मेरे साथ इस वक़्त ज़की अब्बास हैं, यूट्यूबर हैं, और आप इनको सुनते रहते हैं यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया देते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर। तो इनसे मैं पूछूँगा कि अभी जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान की ये जो सरप्राइज़ दी है खान साहब ने अपोज़िशन को, इन पर सबसे पहले बताइए ना आप क्या कहते हैं? और आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अभी खान साहब ने एंकर से भी मुलाकात की, उस हवाले से भी कुछ खबरें आपके पास आई, वो भी पूछूँगा। और फिर आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हुए हैं और वहाँ से एक ख़ास बंदे ने जो पैगाम पहुँचाया है, वो पैगाम पे भी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले बताएँ कि इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे कि खान साहब की विन-विन सिचुएशन है, नून लीग नॉकआउट हो रही है, पीपल्स पार्टी नॉकआउट हो रही है, या खान साहब आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये क्या सिचुएशन क्या है? बड़ी जो है ना गुंजलक सी सिचुएशन है, इस पर क्या कहेंगे? मिर्ज़ा साहब, पहली बात ये है कि जिस तरह से कहा जाता था ना, एक ज़रदारी सब पे भारी, और एक ये सिर्फ हवा सा बना दिया गया था। लेकिन अभी वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब खान सब पे भारी हो गया। जिस तरह से कहते हैं ना, 1 स्टेप अहेड, ये 10 स्टेप अहेड है। मतलब 10 कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। ये किसी के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि खान एतमाद का वोट लेगा। किसी के वहम-ओ-गुमान में नहीं था कि खान जो है वो असेंबलियाँ तहलील कर देगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी, कल शाम तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, परवेज़ इलाही साहब और दीगर जो उनके अपने करीबी हल्के के जो लोग हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने मशवरा दिया, देखें खान साहब, बात ये है कि हमें इस वक़्त असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मार्च के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और अगर देखें, अगर हमारा निगरान सेटअप के ऊपर इत्तेफ़ाक नहीं होता, होगा क्या? फिर मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन का आपको भी पता है कि उसका टिल्ट किस तरफ है, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। नून लीग के हक में फैसले करता है, पीडीएम के हक में फैसले करता है, तो हमारी यहाँ पर हम कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप असेंबलियाँ तहलील कर दें। लेकिन खान साहब जो है वो आपको पता है कि किसी के कल फवाद चौधरी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई कानूनी पेचीदगी ना हुई तो हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। बिल्कुल, रात को मैं पंजाब असेंबली के अंदर ही था जब ये सारा मामला हुआ, और जब एतमाद का वोट लेके निकले फवाद चौधरी साहब, बाहर निकले मेहमानों की गैलरी से, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा, तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा अगर कोई आईनी और कानूनी पेचीदगी नहीं होगी तो हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे कल शाम तक। लेकिन फिर भी अब हाँ मौजूद था, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, खान साहब इतना ब्लंट स्टेप नहीं लेंगे। और मैंने कल बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा खान साहब का ये फैसला कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई लीडर देख रहे हैं जो इस तरह के डू एंड डाई वाले ना फैसले कर रहा है सियासी लिहाज से, तो ये खान साहब का डू एंड डाई फैसला है। लेकिन खान साहब अब तक जितने ये ब्लंट फैसले कर चुके हैं, उन सब में खान साहब की फतह हुई है, खान साहब भी कामयाब हुए हैं। तो अभी ये असेंबली के मामले को भी लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ज़्यादातर तज्जियाकार और जो सियासतदान है पुराने, वो यही समझते हैं कि खान साहब की जो सियासत है ना, इसको समझना अब ना, इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री करनी पड़ेगी खान साहब की सियासत को समझने के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए मिर्ज़ा साहब, पता क्या, पाकिस्तान के अंदर जो एक रिवायती सियासत थी ना, वो खान ने दफ़न कर दी है। अब देखें, जो हालात बने हुए हैं, हम पहले जितने भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी ना कुंडलियाँ, हमारे जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं ना, ये जितनी जो 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं ना, इन सब की कुंडलियाँ, मैं कुंडलियाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ना उनके पास, ताकतवरों के पास, सही। वो जब चाहते थे, जिस तरफ चाहते थे, वो टिल्ट इनका ले जाते थे। उसकी रीज़न उनको पता होता था कि इनको यहाँ से हमने दबाना है तो इन्होंने सीधे हो जाना है। खान के ऊपर हर तरह का इन्होंने प्रेशर डाला। किस तरह का प्रेशर नहीं डाला? एट द एंड, आखिरी मोमेंट तक, जो आखिरी इनका वो कैंडिडेट जिसने गोल्डन नंबर पूरा किया, हाफ़िज़ हाफिज अम्मार, यासर साहब। ठीक है, हाफिज अम्मार यासिर, और वो यासिर अमार साहब। यासिर अम्मार साहब, वो देखें, वो भी पहुंचे। धुंध बहुत बढ़ चुकी थी उस टाइम पे, इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पहुंचना उनका नामुमकिन हो चुका था। मैंने पहले ट्वीट किया था उस दिन भी, मैंने कहा कि अगर धुंध ना पड़ी, जैसे कि डस्का इलेक्शन में पड़ गई थी, हम्म। तो बंदे पूरे हो जाने हैं। तो ख़ैर धुंध तो पड़ी लेकिन बंदे फिर भी पूरे हो गए। तो यासिर साहब जब आए, मैं असेंबली में देख रहा था, एक खामोशी थी, अपोज़िशन वाले बड़े सुकून से बैठे थे। सुनने में आ रहा था कि राणा साहब ना जियो फेंसिंग करके बैठे हैं,
कि कौन सा एमपी इस वक्त किस ये जगह पे है। बज़ाते खुद एक जुर्म है, जियो जी, फेंसिंग। जी, ये प्राइवेसी डिस्टर्ब जी। करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हर शहरी को आज़ादाना नक़्लो-हरकत की आज़ादी है और आप उसकी आज़ादाना नक़्लो-हरकत पर नज़र नहीं रख सकते। आईनी तौर पे गलत है, फंडामेंटल राइट की खिलाफ़वर्ज़ी है, लेकिन नहीं, राना साहब करते हैं क्योंकि उनकी सियासत ही ऐसी है, वो बंदे-बुंदे भी मार लेते हैं, तो उनके लिए तो जियो फेंसिंग नॉर्मल चीज़ है। तो ख़ैर उनको ये था कि यासर साहब बैठे हुए चकवाल में बड़े ईज़ी होके बैठे हुए थे। जब हुँ, हुँ। उनकी इंटरव्यू हुई है ना, तो हुँ, मैंने हुँ। प्रेस वाली गैलरी से नीचे देखा ना, राणा साहब का मुँह बना हुआ था, मोबाइल पकड़ा हुआ था और किसी से बात कर रहे थे। अभी पता चला कि वो प्रेस गैलरी में बैठ के नवाज शरीफ साहब से बातें कर रहे थे, उनको 3 बार फ़ोन किया। तो उधर लंदन वाले भगोड़े कह रहे थे कि भाई अगर आपको पता था कि बंदे पूरे नहीं हैं, तो ये रुसवाई क्यों ली आपने अपने सर पे? मैं आपको खबर देता हूँ 3 लोगों की बलि चढ़ने जा रही है। ये जो बड़े वो कहते हैं ना मेरे 2 अनमोल रतन, ये कहते हैं ना मेरे 2 अनमोल रतन, ये शहबाज शरीफ के 3 अनमोल रतनों की जो ना वो बलि चढ़ने जा रही है। नंबर 1 तो है ये अता तारड़ साहब, अच्छा। दूसरे राना सनाउल्लाह साहब हैं और तीसरे जो हैं वो हैं मलिक अहमद खान साहब। ये 3 ऐसे लोग हैं जो बड़े सरकर्दा थे इस तमाम तर मामले में और ये यहाँ तक कहा जा रहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं। मलक अहमद खान साहब तो इनके मौसन है यार, वो बाजवा साहब से मिलते रहे। उनकी रिश्तेदारियाँ बाजवा साहब से तो उनको इस मुकाम पे लेके आई हैं। तो ये असल में बाजवा साहब की ही तो वजह से नून लीग का बट्टा बैठा है। वो मतलब अगर हो सकता है देखें हालात जिस तरह से थे जब सिर्फ़ और सिर्फ़ शहबाज शरीफ साहब को ना अपनी वज़ारत उज़्मा का शौक था। वो अपने नाम के साथ पीएम लगाना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सियासत को दफ़न कर दिया। अगर उस टाइम पे भी जो नवाज़ शरीफ उस टाइम पे भी कहते थे कि आप फ़िल फ़ोर इलेक्शन की तरफ चले जाएँ और अभी अगर उस टाइम पे चले जाते तो शायद आज खान जो है वो नज़र ही ना कहीं पे आ रहा बिल्कुल, होता। मेरी अभी इत्तलात यही है कि जो अभी जो सीनियर क़यादत है, वो यही सोच रही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन अब भी जो यहाँ के लोग हैं ना, पता है उन्होंने क्या बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, महँगाई का जो तूफ़ान है, तो अब अवाम को कन्विंस करना कि आप नून लीग को वोट दें, बड़ा मुश्किल सा हो गया है। लेकिन अब खान इनको ना घसीट के ले आया इलेक्शन की तरफ। अब इनको इंतखाबात में जाना ही पड़ेगा। एमक्यूएम के साथ जो मामलात चल रहे हैं, तो एमक्यूएम अगर निकलती है इस सारे इत्तेहाद से, तो फिर तो यकीनी तौर पे इंतखाबात अप्रैल में होते नज़र आ रहे हैं। आपके पास एक खबर है, अच्छा मुझे मैं पता चला कि अभी जब ज़मान पार्क में बड़ी आम मुलाकातें हुई हैं, तो वो क्या उसपे क्या डिस्कस हुआ है? कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं उन मुलाकातों के हवाले से। बिल्कुल, मिर्ज़ा साहब ऐसा है कि अभी न्यूज़ एंकर्स के साथ ना खान साहब ने मुलाकात की है बिल्कुल। बनीगाला के अंदर और बनीगाला कह रहा हूँ ज़मान पार्क के अंदर और ज़मान पार्क में ये मुलाकात जब हुई है तो बहुत से सवालात थे जो उनसे पूछे गए क्योंकि इस वक़्त कहा जा रहा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस मूड में नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो खान साहब ने एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की। उन्होंने कहा देखें मुझे मुल्क इंतखाबात की तरफ जाता नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अब ये वज़न उठा ही नहीं सकती। अच्छा, मैं ना अभी कुछ 2 माह पहले ना, तकरीबन 1 माह पहले, अगर दिसंबर में पीछे जाएँ ना बयानात की तरफ, तो खान साहब ने एक टीवी शो में ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं मार्च, अप्रैल में इंतखाबात होते देख रहा हूँ। अच्छा, मैं उस वक़्त चौंक गया। मैं कहा खान साहब का कॉन्फिडेंस ब्लफ ये खेल रहे हैं। बता रहा है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक़्त मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल है, उससे इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। अब जब ये कल की डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मैंने देखा कि खान साहब जो कॉन्फिडेंट होके कह रहे थे ना, तो उनके पास प्रॉपर प्लान था। वो जो आपने बात की ना कि वो खान साहब 10 कदम आगे चलते हैं इनसे, तो वो अच्छा 10 कदम आगे मैं 10 चलने वाली कदम बात आगे है। वाली भी आपको बात बताता हूँ क्योंकि जब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे ऑडियंस ने मुझे पर्सनल मैसेजेस करके पूछा कि ये गेम हुई कैसे? हुँ। असल में ये गेम खान ने ऐसे पलटी है क्योंकि जब खान ने कहा ना अपने करीबी तरीन जो लोग थे असद उमर, परवेज़ लाई जब ये बैठ के बात हो रही थी, तो खान ने कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें, तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर पूरा नहीं है। ऐसे ही। खान ने कहा कि आज के आज ही हमने एतमाद का वोट लेना, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए और जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, सारे अरकान असम्बली जो थे उनको यही कह के बुलाया गया कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास है और जब ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया तो उसके बाद खान ने कहा जी आज एतमाद का वोट लिया जाएगा। उसी वक्त उनको वो गाड़ियों के अंदर बिठाया और शाम को इजलास में वहां पर लेके गए और नंबर जो है वो खान ने इस तरह से पूरा करके ये है जो कि एट द 11th आवर जो अपोजिशन थी उनको भी ये नहीं था पता और आपने राणा सनाउल्लाह आप तो असेंबली के अंदर मौजूद थे, राणा सना का चेहरा तो आपने देख लिया, ओहो! हिना परवेज़ भट्ट का चेहरा तो आपने देख वो ऐसे करके बैठी हुई हैं कि ये क्या हो गया? ठीक है, ऐसे लग रहा था कि ये लोग असेंबली में कानून साज़ी के लिए नहीं आए। किसी वो फ़ौतगी हो जाती है ना, तो आप कहीं जाते हैं उसके लिए, अफ़सोस के लिए जाते हैं। तो ऐसा लगता है वो ताज़ियत के लिए आए हुए हैं, उनके चेहरे जो है ना ताज़ियती चेहरे थे। तो ख़ैर वो मलिक अहमद ख़ान साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया, उनकी बात नहीं बनी स्पीकर के सामने। स्पीकर साहब बड़े तगड़े हैं पंजाब असेंबली के, वो किसी की बात सुनते नहीं हैं और उनके सामने किसी की चलती नहीं है। ख़ैर आखिरी खबर दें मेरी ऑडियंस को
वो जो पटारी में आपके सांप है ना, वो निकाल के दिखाएं ज़रा। वो जो ट्वीट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल वगैरह, वो हाँ, क्या सीन चल रहा है? बात ये है मिर्ज़ा साहब, बात ऐसी है कि वो जो न्यूट्रैलिटी की बात है ना, जो हुकूमत है वो कुछ और सोच रही थी, लेकिन शफ़क़त जो है ना वो सर से उठ गया है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से कहने वाले कोई और थे, पीछे से फ़ैसला करने वाले मतलब जिसने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, आपको पता है वो कौन थे। लेकिन दूसरी जानिब जिन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दी, वो उन्होंने बता दिया कि हम हाँ, उन्होंने ये कह दिया वाज़ेह तौर पर, उन्होंने कहा जी अब ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। आहा! अपने घोड़े दौड़ाओ, जिसने खुद अपने घोड़े को कंट्रोल कर लिया वही मुल्क को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर न्यूट्रल होने के हवाले से ये साबित कर दिया गया कि भाई हम न्यूट्रल हैं। और मैंने पहले दिन अपने ऑडियंस के साथ एक बात की थी, मैंने कहा था कि जिस दिन ये न्यूट्रल हो गए, बाकायदा तौर पर इन्होंने अपना हाथ, इनके आशीर्वाद वाला हाथ जो है ना पीछे से हटा दिया ना, ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। और आपने देखा कि 2 दिन पहले जो हुआ, वो ये जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी ना, वो साया शफ़क़त था। ऐसे ही है। अब उठ गया ना तो नहीं कर सके सर्वाइव। अब ऐसे है कि इस वक़्त सिचुएशन ये है कि इनको वफ़ाक के लाले भी पड़ने वाले हैं और अहम इत्तेहादी इनको छोड़ के जाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी पूरे सिनेरियो से गायब हो चुकी है, आपने खुद भी नोट किया होगा। और इस वक़्त सूरत-ए-हाल आम इंतखाबात की तरफ जाती हुई वाज़िया तौर पे नज़र आ रही है और आने वाले चंद दिनों में निगरान सेटअप इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अपना तज्ज़िया, अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है, ये मेरी ज़ाती राय है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फ़ॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।